क्या 2030 तक भारत में दीपावली के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है? पटाखों पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरे देश में पटाखे बैन होंगे। कैसे 2010 से अब तक धीरे धीरे दिवाली के पटाखों को प्रतिबंध की स्थिति में पहुंचाया गया। बहुत ही जरूरी फैक्ट्स बताना चाहूंगा दिवाली के ऊपर और पटाखों के ऊपर। क्या कंट्रीब्यूशन है दिवाली के पटाखों का पॉल्यूशन में? From the month of September we'll be dreaming crackers. कैसे यह पूरा प्रहार एक संगठित प्रहार है, न केवल हिंदू फेस्टिवल्स पर बल्कि हिंदू सभ्यता पर। कौन लोग हैं इस अटैक के पीछे और इससे निपटने के समाधान क्या हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दिवाली पर आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण भारत में पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें थोड़ी क्लैरिटी भी दिखाई गई है और कहा गया है कि प्रतिबंध बैरियम और बैंड केमिकल्स वाले पटाखों पर रहेगा और केवल दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे भारत में होगा। क्या भारत धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जब भारत में दिवाली पर बच्चों के हाथ से फुलझड़ी भी छिन जाए? पिछले 15 वर्षों का इतिहास आपको एक त्योहार की हत्या का चित्र दिखाएगा। 2010 से आरंभ करते हैं। 2010-11 तक इस प्रकार के समाचार आपको अधिक सुनाई नहीं देते थे, जिसमें दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध की बात होती थी। 2012 में दिल्ली पुलिस ने आदेश पास किया कि दिल्ली में कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर पटाखे डिस्प्ले नहीं कर सकता। ऐसा करना अपराध है। दिवाली के दिन ऐसी दुकानों पर रेड डाली गई। अब दुकानों पर पटाखे ही नहीं दिखेंगे तो खरीदे कैसे जाएंगे? तो 2012 में पटाखों की सेल्स बहुत ज्यादा गिर गई। 2013 में मदुरई में 10 बजे के पश्चात पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु यह प्रतिबंध अभी दंड के भेष में नहीं बदला था, क्योंकि यह सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था। 2014 आते आते इस प्रकार के विज्ञापन बनने लगे। संदेश स्पष्ट दिया जा रहा था, पटाखे प्रदूषण की जड़ हैं, पटाखे मत चलाइए। क्या ये सत्य भी है? इसका मूल्यांकन आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, पर 2015 में कुछ ऐसा हुआ जो अभूतपूर्व था। 3 बच्चे जिनकी आयु 4 वर्ष से भी कम थी, पटाखों पर प्रतिबंध लगवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए। बालकों की आड़ में कौन होगा ये आप अनुमान स्वयं लगा सकते हैं, परंतु न्यायालय ने निर्णय दिया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना हिंदुओं की आस्था के विरुद्ध है। ये 2015 में कोर्ट का आदेश था। 4 साल के बच्चे, जिन्हें कोर्ट क्या होती है यह भी कदाचित ना पता हो, वो कोर्ट पहुंच गए दिवाली पर पटाखे बंद करवाने के लिए। पर यह पहला वर्ष था तो कोर्ट ने हिंदू आस्था का हवाला दे दिया। अगले वर्ष यानी 2016 में पुनः यही बच्चे फिर से कोर्ट पहुंचते हैं एक PIL लेकर। कोर्ट में इन बच्चों की बातें मानी जाती हैं। अदालत कहती है कि दिल्ली में पटाखे भारी प्रदूषण कर रहे हैं, इसीलिए 2016 में दिवाली पर हर प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। ये पहला अवसर था जब इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया था और ये केवल आरंभ था। 2017 में फिर से ऐसी ही एक PIL कोर्ट पहुंचती है, जिसे सुनकर कोर्ट ने फिर से दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया और इस बैन के पश्चात भाजपा के नेता खुश होते हुए दिख रहे थे। 2020 तक आते आते ये संक्रमण दिल्ली की सीमाएं लांघने लगा था। देश के 8 राज्यों में या तो पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था या फिर सीमित प्रतिबंध। 2022 में स्थिति प्रतिबंध से आगे दिल्ली के अंदर 6 माह के कारावास और कोलकाता के अंदर 3 वर्ष के कारावास तक पहुंच गई। 2023 में दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पूरे देश में विशेष प्रकार के पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। 2010 के पश्चात जो कार्य दिल्ली की दुकानों पर पटाखे का डिस्प्ले बंद करने से आरंभ हुआ था, 10 वर्षों में वो कार्य पूरे देश में प्रतिबंध तक पहुंच चुका है। क्या 2030 तक यह प्रतिबंध किसी भी प्रकार के पटाखे के प्रयोग के यूज पर ब्लैंकेट बैन तक पहुंच सकता है? बहुत हद तक संभव है। और यदि यह भारत में 2030 में संभव हो गया तो हम एक प्रकार से उस कालखंड में पुनः वापस पहुंच जाते हैं जिसे 1707 में भारत में समाप्त किया गया था। क्या था वो कालखंड और क्यों पटाखे पर प्रतिबंध हिंदू आस्थाओं के विरुद्ध है, वो आगे देखते हैं। दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया, लेकिन ये विराम पूरे वर्ष के लिए नहीं, ये विराम मात्र 1 जनवरी तक है। नए वर्ष पर पटाखों से पुष्प वर्षा, ऑक्सीजन और प्रदूषण को समाप्त करने वाली गैस निकलती होंगी। दिल्ली में प्रदूषण है, वायु सांस लेने के लिए सही नहीं है, लोगों को इससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और इस सब का उपचार हर वर्ष की तरह इस बार भी दिवाली के पटाखों पर बैन लगाना ही समझा गया। दिल्ली सरकार पहले कहती थी कि प्रदूषण पंजाब और हरियाणा के कारण है और उसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा प्रदूषण का कारण मात्र पंजाब है, हरियाणा में कुछ कुछ स्थानों पर ही पराली जल रही है। हरियाणा का बहुत ही रेयर कोई पोर्शन है ये, इसके अंदर अंबाला की तरफ जो
उधर से लगा हुआ है पंजाब के बॉर्डर में। ये थोड़ा सा पोर्शन है, बाकी हरियाणा का पोर्शन लगभग कोई नजर नहीं आ रहा। पंजाब के अंदर बठिंडा, अमृतसर, ये सारा बाकी सारा पंजाब के अंदर का पोर्शन है। फिर इन्हीं लोगों की सरकार पंजाब में बन गई और पिछले वर्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान कुछ ऐसा आया। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है, अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगली साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। अब इस बात को भी 1 वर्ष पूरा हो चुका है और पंजाब में एक दिन में 740% की पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये नासा के सैटेलाइट की इमेजेस हैं और भभकता पंजाब इनमें देखा जा सकता है। लेकिन आज दिल्ली की सरकार का कहना है कि सब कुछ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र की गलती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ है, कम से कम सामने तो ले आओ। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहाँ है, सामने तो ले आओ। हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कहाँ सो रहे हैं, एक बार सामने तो ले आओ। लेकिन कभी ऐसा भी समय हुआ करता था जब इन्हीं लोगों के पास प्रदूषण को मिटाने के उपाय हुआ करते थे। जो कि वो बच जाती है, भूसा बच जाता है उसका फसल का, उसको आप CNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर आज यही सरकार प्रदूषण से लड़ने में विफल है और असमर्थ दिखाई पड़ रही है। प्रदूषण से लड़ने के लिए एक अन्य स्कीम ऑड इवन को लाया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑड इवन स्कीम पर कहना है कि यदि आपको प्रदूषण कम करना है तो पराली जलवाना बंद करो। ऑड इवन स्कीम से कुछ नहीं होगा। और यदि मुख्य रूप से देखें तो ले देकर प्रदूषण से लड़ने के लिए मात्र 2 नियम लाए जाते हैं प्रति वर्ष, एक दिवाली के पटाखों पर बैन और दूसरा ऑड इवन स्कीम। दोनों ही स्कीम में सरकार को कुछ नहीं करना, मात्र एक पेपर पर साइन करना है। जो कुछ भी असुविधा झेलनी पड़ेगी वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। परंतु दिवाली के पटाखों पर बैन हमें एक पुराने इतिहास का स्मरण कराता है। आपको NCERT से लेकर अन्य समाचार पत्र ये बताते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार हमें मुगलों ने दिया। आपको ये बताने वाले लोगों को भी कमी नहीं मिलेगी जो ये कहें कि जिस स्वरूप में आज आप दिवाली मना रहे हैं वो स्वरूप देने वाला कोई और नहीं, मुगल हैं। परंतु आपको ये बताने वाला कोई नहीं मिलेगा कि औरंगजेब ने फरमान निकालकर आज से 350 वर्षों पहले लोगों पर प्रतिबंध लगाया था पटाखे चलाने पर। लेकिन फिर भी आपको कई ब्रांड्स ऐसे मिल जाएंगे जो दीपावली को एक नया नाम देने का प्रयास करते दिखेंगे। परंतु दीपावली पर पटाखे चलाने का एक अपना महत्व है जिसे देश की कई सरकारें मात्र इसलिए बैन कर देती हैं क्योंकि यह एक हिंदू त्योहार है। दिवाली पर पटाखे बैन करने के पीछे जो मुख्य बात बोली जाती है प्रदूषण के अलावा वो ये कि यह कोई हिंदू ट्रेडिशन नहीं है और पटाखे में डालने वाला जो गन पाउडर है वो भारत में नहीं, चीन में सबसे पहले बना था और मुस्लिम इन्वेडर्स अपने साथ गन पाउडर को पहली बार भारत में लेकर आए थे, इसीलिए हमें पटाखे मुगलों ने दिए। लेकिन चीनी सोर्सेज को पढ़ें तो हमें कुछ और ही पढ़ने को मिलता है। चीनी सोर्सेज बताते हैं कि गन पाउडर चीन में एक भारतीय बौद्ध संत लेकर गया था। चीन ने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, उसे इंप्रूव किया, जिसका श्रेय चीन को मिलना चाहिए, लेकिन जो उसका बेसिक फॉर्म था वो भारत से चीन में गया था। चलिए इसे और डीपली समझते हैं। वैशंपायन जो कि महाभारत के नरेटर थे, उन्होंने स्मोक बॉल्स का उल्लेख किया जिसे बहुत से स्कॉलर्स गन पाउडर के रूप में ही देखते हैं। अथर्व नरसहाय में चारकोल, सल्फर और सॉल्ट पीटर, इन तीनों पदार्थों का उल्लेख है गन पाउडर बनाने के लिए। और आज भी यदि आप बात करें गन पाउडर बनाने की विधि के बारे में तो इन्हीं 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में आप जानेंगे। YouTube पर एक वीडियो है जिसमें दिवाली के क्रैकर्स बनाने की विधि बताई गई है और इसमें बनाए जाने वाले पटाखे सूर्यकार, जिसे अंग्रेजी में सॉल्ट पीटर बोलते हैं, गंधक या सल्फर, और तीसरा सैंड या मिट्टी से पटाखे बनाए जा रहे हैं। और ये तीनों मटेरियल्स हमारे पास न जाने कब से हैं। तो ये मानना कि गन पाउडर सबसे पहले चीन में बना और फिर उसके बाद मुस्लिम इन्वेडर्स उसे वहां से यहाँ लेकर आए, तब जाकर हम दिवाली सेलिब्रेट कर पाए, ये अपने आप को हीन मानने से अधिक और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं दिवाली पर पटाखे क्यों चलाएं और उसके महत्व की। तो स्कंद पुराण बताता है कि इस रात माना जाता है कि हमारे पितृ जिनका हम श्राद्ध मनाते हैं वो हमें आशीर्वाद देने नीचे आते हैं और हाथ में उल्का या फुलझड़ी पकड़कर हम उन्हें मार्ग दिखाते हैं। स्कंद पुराण के इस वर्ष का अंग्रेजी ट्रांसलेशन आज से कई वर्षों पहले जीवी राघवन ने किया और उन्होंने भी यही लिखा जो मैंने अभी आपको बताया। आनंद रामायण में भी गगनांतर विराजितन का उल्लेख किया गया है
और उसमें बताया गया है कि राम जी के आगमन पर गगनांतर विराजितन चलाए गए, यानी ऐसे उपकरण जो आकाश में जाकर प्रकाश करते थे और ध्वनि करते थे। और ऐसे ना कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण की दिवाली पर उल्का चलाने वाली ये पेंटिंग, या हजारों वर्षों पुराना कौरिया काठी का ये ट्रेडिशन जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। पर पटाखों पर बैन दिवाली की आत्मा पर चोट है, और ऐसी चोट हर हिंदू त्योहारों पर हो रही है, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। यदि आपको लगता है कि केवल दिवाली पर चलने वाले पटाखों और उससे होने वाले प्रदूषण पर ही एक नैरेटिव बनाकर उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो आपको गलत लगता है। प्रदूषण तो केवल एक बहाना है। आक्रमण त्योहार की आत्मा पर है, क्योंकि दिवाली पर घर की सफाई करना महिलाओं पर अत्याचार बन चुका है और दिवाली की मिठाई तक खाना आपको मार सकता है। मिठाई और सफाई छोड़िए, होली खेलने वाले बच्चे क्या आतंकवादी हैं? ट्वीट के अनुसार तो हैं, परंतु यदि आपके पूरे त्योहार को ही आतंकी त्योहार कह दिया जाए तो भी आप क्या ही कर लेंगे, क्योंकि इन सब बातों से आगे बढ़कर होली को महिलाओं पर यौनाचार और यौन हिंसा का त्योहार प्रमाणित करने का प्रयास किया जा चुका है। और यदि इससे भी आत्मा तृप्त ना हो तो होली दलित विरोधी त्योहार है, जिस पर होलिका नाम की बहुजन महिला को जलाया जाता है, ये भी नैरेटिव चलाया जा चुका है और ये प्रोपेगेंडा समय के साथ काम करने लगता है। कर्नाटका में 2022 में दलित सेना नाम की पार्टी ने कहा कि यदि रावण का पुतला फूंकोगे तो भाई हम तो राम का पुतला फूकेंगे उसके बाद। इस बात से अनभिज्ञ कि रावण स्वयं ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि दक्षिण में इस प्रपंच को सालों तक रचा गया है द्रविड़ आर्य राजनीति के नाम पर। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रथ बनाने के लिए कटने वाले कुछ पेड़ अवश्य रेखांकित किए जाते हैं, परंतु केवल यूएसए में 1.5 करोड़ और पूरे विश्व में 15 करोड़ से अधिक पेड़ जो क्रिसमस पर कटते हैं। क्या आपने इस प्रकार का कोई नैरेटिव उस पर बनते देखा है? इस सोच के अनुसार रक्षाबंधन पितृसत्ता का एक घृणित रूप है, और यदि इससे भी बात ना बने तो रक्षाबंधन भारत को मुगलों ने दे दिया और दुर्गा पूजा का स्वरूप पता है क्या बनाया जा चुका है? ये शब्द संसद में गूंजे थे जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। Like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga. करवा चौथ, शिवरात्रि, जलीकट्टू, नवरात्रि, रामनवमी, कोई भी हिंदू त्योहार इस प्रहार से नहीं बचा है, और इसका प्रभाव आप दीपावली पर हुए पिछले 10 वर्षों के जो बदलाव हुए हैं उससे आप नाप कर देखिए। बाकी आक्रमण केवल हिंदू त्योहारों पर है ऐसा नहीं है, हर चीज जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति के निकट है उस पर आघात का प्रयास है। भारतनाट्यम, यह शब्द सुनकर आपके मस्तिष्क में एक ऐसे नृत्य की छवि बनेगी जो ईश्वर की आराधना जैसा है, परंतु नैरेटिव बनाने वाली संस्थाओं के अनुसार भरतनाट्यम भारत में बहुसंख्यक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ऐसा ही प्रहार अन्य भारतीय नृत्य शैलियों पर भी हो रहा है। यह नया नहीं है। ब्रिटिश कालखंड में भारतीय सांस्कृतिक नृत्य अशिष्ट और अनैतिक और तुच्छ माने जाते थे, परंतु नृत्य छोड़िए, महिलाओं की साड़ी तक नैरेटिव सेट करने के प्रयास उस पर भी हो चुके हैं। भारत की महिलाएं साड़ी हिंदू राष्ट्रवाद और मोदी के कारण पहन रही हैं 2014 के बाद, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। साड़ी से आगे चलें तो महिलाओं का सिंदूर तक विषैला हो चुका है। इसमें विभत्स न्यूरोटॉक्सिन्स मिले हैं। नवरात्रि और निरोध को मिश्रित किया जा रहा है विज्ञापनों के सहारे। महिलाओं की बिंदी और बिछुए तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। मंगलसूत्र का जो विज्ञापन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है उसमें मंगलसूत्र के अलावा आपको सब कुछ देखने के लिए विवश किया जा रहा है। आपकी आंखों से एसिड ड्रेन करवाने के लिए ये पर्याप्त है। परिधान से आगे भोजन का हश्र देखते हैं। रसम जैसा एक भोजन का अंग, कोई भूखा व्यक्ति उसमें पेट भरने का उसको एक साधन मानेगा, परंतु नैरेटिव बिल्डर्स के द्वारा उसमें भी ब्राह्मणवाद और मनुवाद खोजा जा चुका है। रसम छोड़िए, ब्राह्मणवाद सांभर में भी घुस चुका है। समोसा मुगलों की संपत्ति हो चुका है। यह सब अटैक्स नैरेटिव बिल्डिंग में आते हैं, और इसी नैरेटिव बिल्डिंग से एक हनुमान जी का चित्र उग्र हिंदू राष्ट्रवाद में कब परिवर्तित कर दिया जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आप जब एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस से ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं ना, तो इससे कोई प्रतिबंध नहीं लगता है, इससे केवल नैरेटिव सेट होता है। नैरेटिव सेट करने से लेकर प्रतिबंध तक का सफर, वो आगे देखते हैं। जब नैरेटिव सेट होने लगता है तो बात कोर्ट में पहुंचती है पीआईएल के रूप में, और उसके बाद इन्हीं पीआईएल्स को समर्थन भी मिलने लगता है उन लोगों के द्वारा जिनके मस्तिष्क में नैरेटिव सेट किया जा चुका है, और इसके बाद प्रतिबंध तक बात आती है। पर वो नैरेटिव सेट कैसे किया जाता है? बॉलीवुड आपको दिखाएगा दिवाली, होली, करवा चौथ जैसे त्योहार उत्सव नहीं, मनहूसियत लाते हैं।
खून की होली खेली जाती है। ये वाक्य आपके, मेरे, सबके घर में बोला जाता है, जबकि सही वाक्य खून की ईद होना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा को सिगरेट पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दिवाली आते ही इन्हें अस्थमा का अटैक आ जाता है। Reduce the use of firecrackers so that you all, asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival. NCERT की कक्षा 2 की पुस्तक बच्चों को पढ़ाती है दिवाली से पॉल्यूशन बढ़ता है, इसीलिए दिवाली सैड है। लेकिन क्रिसमस पर यह ज्ञान कहीं नहीं दिखाई देता, जबकि करोड़ों पेड़ इस त्योहार पर बलि चढ़ जाते हैं। फिर खेलने वाली होली पर ये सब देखिए। पानी की नहीं, रंगों की करो बरसात। हमें स्कूल में सिखाते हैं कि पानी बचाओ और उसे वेस्ट मत करो। और हर साल होली पर आप लोग गुब्बारे में पानी भर भर कर कितना पानी वेस्ट करते। रंगों के बहाने करीब आना, बिना पूछे इधर उधर हाथ लगाना, और हम मना करें तो उनका कहना बुरा ना मानो, होली है। और जलाने वाली होली पर ये सबसे बड़ा कलंक है, ये सबसे बड़ा कलंक है। इस पे हम महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बदतमीजी होती है, इस पर सबसे ज्यादा बदतमीजी होती है। ये कलंकित त्योहार है, ये कलंकित त्योहार है। ये एक जिंदा औरत को जलाया गया था, इस पे होलिका को जिंदा जलाया गया था, इसलिए हम इस होली का बहिष्कार करते हैं और इस पे बहिष्कार करते हैं। ये सब माइंड को दूषित करने का खेल है और नैरेटिव ऐसे ही बनाया जाता है। विदेशी पत्रिकाओं का ये आर्टिकल देखो, कुंभ मेला क्यों गलत है? क्योंकि इससे हिंदू एकता बढ़ती है। जब आप स्कूल बुक खोलोगे और पढ़ोगे तो आपको वही चीजें पढ़ने को मिलेंगी। फिर आप फिल्म देखोगे तो भी आपको उसी प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। फिर आप समाचार पत्र पढ़ोगे तो भी आपको यही सब पढ़ने को मिलेगा। तो आपका माइंड कैसे बिहेव करेगा आप स्वयं समझ सकते हैं। पर ये तंत्र ऐसा क्यों बिहेव करता है, इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसने 2015 में दक्षिण भारत के मंदिरों में हाथी के पूजा उपासना में प्रयोग पर प्रश्न उठाया और सर्वोच्च न्यायालय चला गया, जिसके बाद न्यायालय ने इन राज्यों को उत्तर देने के लिए भी कहा। जब इस संस्था का FCRA रिकॉर्ड देखा गया तो 2008 में कैथोलिक रिलीफ सर्विस से पैसा इनके पास आया हुआ था। एक मंदिर में त्योहार में बदलाव के लिए व्यग्र संस्था को कैथोलिक पैसा, क्या सब रैंडमली और कोइंसिडेंस से हो गया? दिवाली पर ग्रीन क्रैकर्स एक सही पहल है, पर क्या कोई भी संस्था ईद पर पशु नहीं आलू या केक काटो इसके जैसी पहल कर पाएगी? या क्रिसमस पर जीवित पेड़ मत काटो जैसी पहल हो पाएगी? प्रश्न बड़ा है, पर चलिए अब इसी हिपोक्रेसी को और गंभीरता से समझते हैं। दिवाली पर पटाखे प्रदूषण करते हैं, चलिए मान लेते हैं। कितना करते हैं वो आगे चैप्टर में डिस्कस होगा। पर क्या न्यू ईयर पर पूरे विश्व में जो पटाखे चलते हैं वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं? क्या कभी आपने इस प्रकार का नैरेटिव न्यू ईयर पर देखा है? इनफैक्ट दिल्ली सरकार ने दिवाली पर लगे पटाखों का जो बैन था उसे न्यू ईयर तक ही रखा था। यानी दिल्ली में यदि पटाखे न्यू ईयर पर फोड़े जाएंगे तो वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे। यहाँ प्रश्न व्हाट अबाउटरी का नहीं है, यह प्योर सिंपल हिपोक्रेसी है और पर्दे के पीछे एक धर्म विशेष पर चुन चुन कर एक संगठित, अनुशासित और धैर्यपूर्ण आक्रमण प्रतीत होता है। क्योंकि यदि प्रदूषण पर प्रहार ही उद्देश्य होता तो ऐसा ही संगठित प्रहार आपको क्रिसमस पर भी देखने को मिलता, जब 15 करोड़ पेड़ एक दिन में समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ही प्रहार आपको बकरीद पर भी देखने को मिलता, जब करोड़ों पशुओं की बलि दी जाती है और जिनके खून को साफ करने के लिए अरबों लीटर पानी को नाली में बहा दिया जाता है। पर ऐसे प्रहार आपको दोनों त्योहारों पर नहीं दिखेंगे। इन सब त्योहारों पर आपको नैरेटिव देखने को नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो वो संगठित नहीं होता, हल्का फुल्का सा, जिसका कुछ नैरेटिव सेटिंग पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक्चुअली देखने में हिपोक्रेसी ही अधिक आती है। क्योंकि व्रत, उपवास यदि नवरात्रे पर अनुपयुक्त हैं तो रमजान पर भी होने चाहिए, परंतु गार्डियन के अनुसार रमजान का व्रत सही है, नवरात्रे के व्रत में दोष अवश्य है। जलीकट्टू पशु पीड़ा का प्रतीक है, परंतु ईद एवं हलाल भोजन स्वच्छता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। दीपावली आपको मोटा करने का त्यौहार है, परंतु क्रिसमस आपको नित्य नए पकवान देने का त्यौहार है। ये कुछ उदाहरण हैं।
पर सूची बहुत लंबी है। यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पर्दे के पीछे कार्य करने वाली इस लॉबी का उद्देश्य प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई नहीं है। ये एक रिलीजियस, सिविलाइजेशनल और सांस्कृतिक लड़ाई है। विश्व में कुछ रिलीजन्स और उन रिलीजन्स के प्रभाव में पैदा हुई सभ्यताएं ऐसी हैं जो विश्व को मोनोटोनस यानी कि उनके जैसा ही देखना चाहती हैं, और इस उद्देश्य का आरंभ दूसरे की संस्कृति को तोड़कर किया जाता है। यह इतिहास में डायरेक्ट रूप से किया जा चुका है। इसी कारण से 1857 की घटनाएं हुई थी। आज बस स्वरूप इनडायरेक्ट हो गया है। दिवाली पर होने वाला प्रदूषण इनका उद्देश्य नहीं, पर क्या दिवाली प्रदूषण करती भी है? क्या योगदान है दिवाली का प्रदूषण में, वो आगे देखते हैं। क्या दिवाली पर पटाखे प्रदूषण करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या इतना प्रदूषण करते हैं कि बच्चे के हाथ से फुलझड़ी छीन ली जाए? चलिए 2021 में दिवाली पर पटाखों के द्वारा प्रदूषण में कितना योगदान था उसे देखते हैं। अभी दिल्ली की हवा में जितना प्रदूषण है उसमें 40% पराली की वजह से है। 40%, 28% प्रदूषण वाहनों की वजह से है और लगभग 30% कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों की वजह से। यानी लगभग 2% से भी कम योगदान रहा पटाखों का 2021 में, लेकिन उन्हें प्रतिबंध कर दिया जाए। परंतु जो पराली 40% योगदान कर रही है वो धड़ल्ले से चल रही है। सरकार, न्यायालय सब विवश हैं इसके सामने। अभी सरकारी बाबू पंजाब में लोगों से मना करने गए कि पराली मत जलाओ। किसानों ने बाबू को पकड़ के बाबू से ही पराली में आग लगवाई। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है कि पटाखे ही प्रदूषण करते हैं, जबकि पटाखों द्वारा हुए प्रदूषण का असर एक दिन में समाप्त हो जाता है। पूरे वर्ष में मात्र एक दिन होने वाले 2% से भी कम प्रदूषण पर दुनिया भर का विवाद। कितना सही है। स्कूली बच्चों को यह सब सिखाने का दूरगामी परिणाम क्या होगा? अभी पटाखों पर जो बैन है उसके ऊपर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। कुछ लोग उठकर इस मुद्दे पर बात भी करते हैं, परंतु स्कूल में पटाखे बुरे हैं ये पढ़ने वाला बच्चा आज खुद अपने माँ बाप को मना करता है कि नहीं पटाखे ना फोड़ें, और कल को जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। स्कूलों के माध्यम से एक ऐसी खेप तैयार की जा चुकी है जो इस वर्षों पुराने ट्रेडिशन को समाप्त कर दे। अब ये एक समस्या है और इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो पर्यावरण को अधिक नुकसान ना पहुंचे इसका ध्यान हमें रखना चाहिए, और इसके लिए ग्रीन पटाखे एक अच्छी पहल है, वो हम सभी को अपनानी चाहिए। बच्चों के स्कूलों में भी अभिभावकों को बात करनी चाहिए, और जो कुछ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका विरोध भी होना चाहिए। अपने बच्चों को सही बात बताना आपका कर्तव्य है, तो उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध हो इसका ध्यान आपको रखना है। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं, और यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्कैन कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो अगली वीडियो जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है वो और बढ़िया लगने वाली है, उसे अवश्य देखें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।